हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, क्विज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पाइए। साथ ही साथ आप हमारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज को भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा आपसे पहला क्वेश्चन था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ये वर्ष 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार दोस्तों ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किया गया है। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व किडनी दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 10 मार्च को मनाया गया। लेकिन क्या ये 10 मार्च को हर बार मनाया जाता है? नहीं। किडनी दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, ठीक है, मार्च महीने के। तो मार्च महीने का सेकेंड थर्सडे जो है इस बार 10 मार्च को पड़ा था। इस वजह से 10 मार्च को इस बार मनाया गया विश्व किडनी दिवस। तो याद रखना है, मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। थीम जब भी छोटी हो तो बिल्कुल रट डाला करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटी थीम ऑप्शन में अच्छे से फिट हो जाती है, इस वजह से एग्जामिनर इसको ज़्यादा प्रेफर करता है। 2006 से किडनी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके बारे में बताने के लिए इस दिवस की शुरुआत हुई थी। तो किडनी मतलब होता है गुर्दा। ओके, चलिए मार्च महीने का अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस आया है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया गया। 1 से 7 मार्च जन औषधि सप्ताह दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया गया। क्लियर है? अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट कार्य कार्यक्रम शुरू किया? एक्चुअली में दोस्तों इसको आप विमेन एट वर्क कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, विमेन एट वर्क। तो अभी हाल ही में इस कार्यक्रम को शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक सरकार के द्वारा विमेन एट वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये 8 मार्च को यानी महिला दिवस के अवसर पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम के तहत, विमेन एट वर्क कार्यक्रम के तहत कर्नाटक सरकार जो होगी दोस्तों, ये योग्य कौशल वाली जो महिलाएं होंगी, जो स्किलफुल महिलाएं होंगी, उनको 2026 तक ऐसे 5 लाख नौकरियां प्रोवाइड करने का वादा किया गया है इस कैंपेन के तहत, इस प्रोग्राम के तहत। यानी 2026 तक 5 लाख महिलाओं को नौकरियां दी जाएंगी। ओके, तो इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन, KTECH, कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन सब के द्वारा मिलकर के शुरू किया गया है। कर्नाटक आया है, मैप में देखेंगे आप कर्नाटक कहाँ पर है, यहाँ पर है। बेंगलुरु में इसकी राजधानी है। बसवराज एस बोम्मई यहाँ के CM हैं। थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं और ऋतुराज अवस्थी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर? अच्छा, अभी कर्नाटक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। अभी इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, पहली बार आयोजित हो रहा है। इसके अलावा अभी कर्नाटक में ही प्रो कबड्डी लीग खेली गई दोस्तों, जिसमें फाइनल मैच में दिल्ली दबंग दिल्ली ने जीता हुआ है पटना पायरेट को हरा करके। तो इसके अलावा अभी कर्नाटक आया था चर्चे में जब एक्स गार्जियन के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्स गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत जापान के बीच में कर्नाटक के बेलगावी में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी कर्नाटक के ही हम्पी में देवयातनम नाम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कर्नाटक का यक्षगान लोकगान बहुत ही फेमस है, लोक नृत्य, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने दोस्तों यूक्रेन के लिए 1.4 बिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की हुई है। यूक्रेन पर रसिया का अटैक हुआ है, आप सबको पता है, रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो IMF ने अभी हाल में इसी की हेल्प के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की मदद की गई है। देखिए, एक तरफ जहां पर रसिया पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसको इकोनॉमिक चोट दी जा रही है, वहीं यूक्रेन को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये सपोर्ट दिखाया गया है 1.4 बिलियन डॉलर की। ओके,
अभी अमेरिका ने रसिया पर हाल फिलहाल में तेल और गैस पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा स्विफ्ट सैंक्शन ऑलरेडी लग चुका है, तो और बहुत सारे यूरोपीय देश लगातार सैंक्शन लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जैसे ही ये युद्ध खत्म हो जाता है, इस पर आपको एक पूरा डिटेल में लेक्चर दूंगा मैं, और उसमें सारा कुछ समझा दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। IMF के बारे में बात करेंगे तो 1945 में स्थापित हुआ था। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। दूसरी सर्वोच्च अधिकारी अभी गीता गोपीनाथ बन गई, और CEO अब बन गए हैं पियरे ओलिवर गोरिंचस। इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम, आप याद रखेंगे। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित हुआ? तो तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव दोस्तों ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। संसद भवन में ही नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ, 3rd एडिशन आयोजित हुआ। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये 10 और 11 मार्च को आयोजित किया गया संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में। किसके द्वारा? लोकसभा सचिवालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित हुआ। अब इसमें होता क्या है, ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है क्या? तो इसके तहत दोस्तों जो 18 से 25 वर्ष से आयु के बीच में जो युवा हैं, जो यूथ हैं, वो कैसे आने वाले टाइम पर राजनीति में शामिल हो सकते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या कुछ उनका प्लान है, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक टाइप से, मतलब कि युवाओं को जिससे संसद से जोड़ा जा सके, युवाओं को युवा नेता मिल सके देश को, इसके लिए ये शुरू किया गया है और प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार इसका तीसरा संस्करण है। क्लियर है। तो अभी 10 और 11 मार्च को ये आयोजित हुआ। इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है अनुराग ठाकुर जी ने, और समापन सत्र को संबोधित किया है ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में यूं सुक योल कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूं सुक योल जो है ये दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं यूं सुक योल। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। आपको पता होगा इससे पहले मून जे इन थे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। तो अब उनकी जगह पर ये आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब चुनाव जीत लिया है। तो अभी जब चुनाव हुआ तब इन्होंने जीत दर्ज की। अगले 5 सालों के लिए अब ये रहेंगे वहां के प्रेसिडेंट। 10 मई से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। दक्षिण कोरिया दोस्तों दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साउथ कोरिया को अगर आप लोग वर्ल्ड मैप में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देखिए, एशिया के मैप में यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। यहाँ से आप अगर आप आएंगे तो इधर देखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इधर दो ये देख रहे हैं आपको कोरियाई देश दिख रहे हैं। अब इन दोनों को और ज्यादा डिटेल में अगर चलते हैं तो इस मैप में देखेंगे आप, ये देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को देखो कौन अलग कर रहा है, 38 डिग्री पैरेलल अलग कर रहा है। ये लाइन अलग कर रही है इन दोनों देशों को। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन अलग करता है। ठीक है। इसके अलावा साउथ कोरिया जो है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या होती है? सियोल है इसकी राजधानी। साउथ कोरिया की मुद्रा क्या होती है? इसकी मुद्रा होती है कोरियंस पीपुल वोन। कोरियंस पीपुल वोन होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ये सुषमा स्वराज पुरस्कार दोस्तों महिलाओं को दिए जाएंगे। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां होंगी, जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट, साथ ही में 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अगर हम लोग बात करें सुषमा स्वराज जी के बारे में, तो सुषमा स्वराज जी हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, निधन हो गया है इनका। ये भारत की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुकी हैं, साथ ही साथ बहुत ही फेमस ये राजनीतिज्ञ रह चुकी हैं, दिल्ली की CM भी रह चुकी हैं। बीजेपी पार्टी से थी, और ये अभी जो 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उसमें ये पहले विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुकी थी। ओके। तो इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री महिला कोई विदेश मंत्री ये बनने वाली दूसरी महिला थी। क्लियर है। चलिए, तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सम्मान में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अभी कल भी हरियाणा आया था, तो हरियाणा के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई थी। हरियाणा ने कल कौन सी योजना लॉन्च की थी? कल क्या बताया था मैंने? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना आप लोग याद रखेंगे। अगला, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो दोस्तों टॉप पर है आंध्र प्रदेश, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। आंध्र प्रदेश पिछली 2 बार से लगातार है,
आंध्र प्रदेश पिछली साल वाली रैंकिंग में यानी 2020 में भी टॉप पर था और रैंकिंग 2021 में भी ये टॉप पर ही है। सेकंड पर पश्चिम बंगाल है, थर्ड पर ओडिशा है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। ओके, अभी स्कॉच ग्रुप के द्वारा ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट, तो इसमें गुड गवर्नेंस को देखते हुए ये रैंकिंग जारी की गई है राज्यों की भारत में। अच्छा, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोग के लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर में 50 में 50 स्कोर कराने के लिए दोस्तों एक स्पेशल बैच लाया गया है। आप लोग एमजेटी ऐप पर जाकर के ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 50 में 50 टारगेट है जीके जीएस में और बहुत ही बेहतरीन तरीके की वीडियोज इसमें आ रही हैं, बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो के साथ साथ आपका प्रैक्टिस वीडियो भी लाया जाता है। तो यानी कि आपको वो सब्जेक्ट वो टॉपिक पूरा अच्छे से रटा दिया जाता है जिससे आपको कहीं भी एक भी नंबर की कोई भी टेंशन ना हो। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर इस कोर्स को, और इस कोर्स का प्राइस है 399 ओनली। आगे देखते हैं, हंगरी ने पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना? तो हंगरी देश की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, ये फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट होने वाली हैं हंगरी की। जोनास एडर के स्थान पर ये अपना पद ग्रहण करेंगी। 10 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है जोनास एडर का, उसके बाद फिर ये बन जाएंगे, कैटलीन नोवाक बन जाएंगे न्यू प्रेसिडेंट। हंगरी आया है, हंगरी आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पर है हंगरी। अभी हंगरी दोस्तों लगातार चर्चे में रहा था यूक्रेन को लेकर के, क्योंकि यूक्रेन का एक बॉर्डर शेयर करने वाली एक कंट्री है। आप देखेंगे यहाँ पर यूक्रेन है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ठीक है ना। तो यहीं पर यूक्रेन के पास में ही है, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल होती है हंगरी की, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, यूक्रेन के आसपास में कौन कौन से देश बॉर्डर लगाते हैं इसको आपको पता होना चाहिए। इस पर मैंने आपको वीडियोस कई सारी दी हुई हैं रसिया यूक्रेन पर, उसमें मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है मैप से, तो आप वो सारी वीडियोस भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद आपको एक डिटेल वीडियो तो मिलेगी ही। अगला, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल CRISIL, तो इसने अपना अनुमान जारी किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। इसने बताया है 7.8% की दर से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है। तो इसका ये अनुमान है भारत की इकोनॉमी को लेकर के। अगर बात करें हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया, तो अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जब जारी हुआ था 31 जनवरी को बजट लॉन्च से एक दिन पहले, उसमें दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने बताया था कि इस बार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाला है वो 8.0% से लेकर के 8.5% के बीच में होने वाला है। तो इन्होंने अपना अनुमान 7.8% बताया, यानी इन दोनों से कम ही बताया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, पिछले दिनों में कौन कौन से आए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शंस, उसको हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6.5% बताया था, वर्ल्ड बैंक ने 8.3% बताया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया 9.2%, ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए। और अगले वाले के लिए क्या होगा, 8.0 से लेकर के 8.5% के बीच में। मूडीज ने 9.5% बताया, गोल्डमैन सैक्स ने 9.1%, फिच रेटिंग 8.7, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने बताया 8.9% और वहीं क्रिसिल ने 7.8% बताया है। क्लियर है? वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में एस श्रीसंत ने दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। एस श्रीसंत, इन पर बैन लगा था, 7 सालों के बाद ये आए हुए हैं। बैन के बाद 7 सालों तक इनका संघर्ष जारी रहा। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग में, आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग में ये पकड़े गए थे और फिर हालांकि इनकी सजा कम की गई, आजीवन के लिए लगा था प्रतिबंध, लेकिन कि 7 साल के लिए इनका प्रतिबंध बाद में कर दिया गया डीके जैन जी के द्वारा, जो कि बीसीसीआई के लोकपाल हैं। तो इनके द्वारा पिछले साल ये 7 साल का बैन लगा दिया गया था, आजीवन बैन को हटा करके, ठीक है। और वहीं जो अजीत चंदेला और अंकित चौहान हैं, इन पर तो अभी भी लगा हुआ है लाइफ टाइम के लिए बैन। इन तीनों को राजस्थान रॉयल्स की टीम में स्पॉट फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया था 2013 में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो फिलहाल इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है, तो अब हो सकता है काफ़ी चीज़ें रिवील करें ये, क्योंकि अक्सर अमूमन यही देखा जाता है जब कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद फिर उस पद के बारे में सच्चाइयाँ बताता है। तो क्या कुछ था वो तो आगे आने के बाद पता चलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी। फिलहाल
इनके करियर के बारे में बात करें तो 27 टेस्ट मैच खेले थे इन्होंने, 53 वनडे मैच खेले थे और 10 T20 मैचेस खेले थे। टेस्ट में लिए थे इन्होंने 87 विकेट, 75 विकेट लिए थे 53 में और T20 मैचों में इन्होंने 7 विकेट लिए थे। ये फास्ट बॉलर थे, ठीक है, भारत के। अगला देखते हैं, हाल ही में कब CISF स्थापना दिवस मनाया गया? CISF का स्थापना दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 10 मार्च को मनाया गया। एक्चुअली में 10 मार्च को ही CISF का गठन हुआ था। CISF का रेजिंग डे इसीलिए 10 मार्च को मनाया जाता है। 1969 में इसे गठित किया गया था। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये गृह मंत्रालय के तहत ये भी आती है। CISF के महानिदेशक है सील वर्धन सिंह, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज या फिर कल 5 लाख सब्सक्राइबर आपके चैनल के हो जाने वाले हैं, तो आज कर दोगे तो आज हो जाएगा शेयर वगैरह कर करके, नहीं तो कल तो पूरा हो ही जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चंस ऑफ द डे में बात करेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस पर वीडियो तो मैंने कल डिटेल थ्योरी वाली दी थी, आज प्रैक्टिस सेट की वीडियो दूंगा, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिए। आपका 5 राज्यों से चुनाव पर जो बनने वाला एक क्वेश्चन कंफर्म है वो आपका भी कंफर्म हो जाएगा। छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना? कल शाम को करंट अफेयर के भंडारा वाले सीरीज में मैंने आपको इसको बताया था, तो आप बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। डेली आइए, डेली शाम को हमसे जुड़िए करंट अफेयर के भंडारा की क्लास में। डेली 7 PM पर लाइव होती है क्लास, करंट अफेयर का पूरा भोजन कराया जाता है पेट भर की, तो आप आइए, डेली जुड़िए। मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।